हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है वो अध्ययन करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और ऐसे प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 2015 की श्रृंखला को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 2015 में किस प्रकार के प्रश्न जो है वह पाठ्य पुस्तक से पूछे गए थे विद्यार्थियों से बिहार बोर्ड के द्वारा। और ज्यादा समय न लेते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे बच्चों। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपके समक्ष है और सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाभादास का काव्यात्मक जो है वो परिचय देना है। नाभादास जी का क्या देना है? तो नाभादास जी का काव्यात्मक परिचय देना है, अर्थात एक कवि के रूप में जो है वह परिचय देना है। किसका? नाभादास जी का। तो नाभादास एक सगुण उपासक कवि थे और उनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था और ये अनुमानित तिथि थी। क्या थी? अनुमानित तिथि थी 1570 ईस्वी में। और इनका निधन 1600 ईस्वी के बाद भी हुआ था, अर्थात 1600 ईस्वी के बाद ही इनका जो है वह मृत्यु हुआ था। इन्होंने स्व अध्याय किया था, अर्थात खुद ही जो है वह अध्ययन किया था और सत्संग से विद्या सीखी थी। उनकी रुचि जो है वह लोक भ्रमण में थी, अर्थात यह लोक का भ्रमण किया करते थे, यत्र तत्र जो है वह घूमा करते थे। घूमने से भी ज्ञान प्राप्त होता है। नाभादास जी को भी उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवत भक्ति की काव्य रचना की और वैष्णव दर्शन में इन्होंने चिंतन किया। इनके गुरु जो थे वो स्वामी अग्रदास थे। इनके गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाभादास जी के गुरु कौन थे? तो नाभादास जी के गुरु जो थे वो कौन थे? अग्रदास थे। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह के प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जाते हैं और नाभादास के काव्यात्मक परिचय के अंतर्गत 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इनकी कृतियां जो है वो भक्तमाल है, जो इन्होंने 1585 से लेकर के 1596 ईस्वी के बीच लिखा है। और अष्टायाम जो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, अष्टायाम जो है वह दोहा चौपाई शैली में है। और रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी इन्होंने लिखा है। नाभादास जी राम भक्त कवि थे, अर्थात यह राम की भक्ति में मग्न रहने वाले कवि थे। कौन थे? तो राम की भक्ति में जो है वह मग्न रहने वाले कवि थे। उनकी भक्ति मर्यादा भक्ति नहीं वरन माधुर्य भाव संबलित भक्ति थी। प्रसिद्ध कीर्ति भक्तमाल भक्त कवि नाभादास के सील, सोच और मानस का दर्पण है। नाभादास जीवन जीने वाले संत जो है वह कवि थे, अर्थात नाभादास जी जो है वह जीवन जीने वाले संत कवि थे। अभिप्राय इसका यह है कि यह जो है वह लोका भ्रमण करके और जो ज्ञान हासिल होता था वह भगवत भक्ति में जो है वह लगा दिया करते थे और इसलिए यह जीवन जीने वाले संत कवि थे। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। उनका संदेश है जात पात पूछे नहीं कोई। ये डायरेक्ट कहते हैं, सीधी बात करते हैं कि जात पात कोई नहीं पूछे। भक्तमाल में इन्होंने डायरेक्ट कहा है, अपनी रचना में कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जात पात मत पूछिए कि किस जात का है, जो हरि का भजन करेगा वह हरि का हो जाएगा। अपने भक्तमाल जैसी रचना में इन्होंने ये चीज लिखी है कि जात पात नहीं पूछे कोई, जो हरि का भजे या जो हरि को भजे हरि का होई। जो हरि को भजेगा वही हरि का हो जाएगा। भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है कि मध्य काल में किस प्रकार से जो है वो वैष्णव भक्त अपनी भक्ति किया करते थे। इसको समझने के लिए जो है वह मुख्य रूप से जो है वह किसकी अध्ययन करना जरूरी है? तो भक्तमाल का जो है वो अध्ययन करना जरूरी है। जो इनकी रचना है उसका अध्ययन करना जरूरी है। तब हम जो है वो कब का समझ सकते हैं? तो तब जो है वो हम मध्य युग का जो समय है उसको हम बढ़िया से समझ सकते हैं कि लोग उस समय किस प्रकार से जो है वो भक्ति किया करते थे। नेक्स्ट जो है पेशगी कहानी का जो है वो सारांश लिखना है। पेशगी कहानी का क्या लिखना है? सारांश लिखना है। पेशगी शीर्षक कहानी के जो रचयिता थे वो हेनरी लोपेज थे और इनका जो जन्म है वह 1937 ईस्वी में हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पेशगी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये हालांकि 2015 में आया हुआ प्रश्न है और ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है इसे न ही देखे तो बढ़िया है क्योंकि ये पाठ्यक्रम में है ही नहीं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो है ये क्वेश्चन का जो है वो संग्रह है, तो इसमें इसको संकलित कर दिया गया है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। पेशगी अध्याय कोई है ही नहीं। नेक्स्ट जो है वो है गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखें। गांव का घर शीर्षक का
जो है वह कविता का सारांश लिखना है। तो सेम टू सेम जैसे गांव के घर के विषय में जो है वो बताया गया है कवि के द्वारा, जो कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं उनके द्वारा बताया गया है, तो उसका सारा संकलन जो है यहाँ पर लिख देना है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से जो है वो ग्वाले आते थे तो दूध का तिलक लगा देते थे, किस प्रकार से चौखट को जो है वो पार करने से पहले जो बूढ़े बुजुर्ग थे वह खांस दिया करते थे ताकि महिलाएं जो है वो क्या हो जाए, साइड हो जाए, महिलाएं जो है वो थोड़ा अलग हो जाए या घूंघट कर ले, तब वो घर में प्रवेश किया करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि बिना नाम लिए ही पुकारना पड़ता था, बच्चों वो ऐसे बोलना पड़ता था और वो एक आहट होती थी आने की सूचना देने की। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह संशय आत्मा से ली गई है। प्रस्तुत कविता में गांव के घर की स्मृतियों के सहारे कवि ने ग्रामीण संस्कृति के ध्वंस के कारणों की पड़ताल की है कि क्यों ग्रामीण संस्कृति जो है वह ध्वंस हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और उस सांस्कृतिक ध्वंस से उत्पन्न अपनी मनोव्यथा का आख्यान जो है वह प्रस्तुत किया है ज्ञानेंद्र पति जी ने। कवि यह देख करके व्यथित है कि गांव का पुराना मर्यादापूर्ण सात्विक जीवन आचरण अब विलुप्त हो चुका है। मर्यादा का अदृश्य पर्दा जो वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच हमेशा झूलता रहता था, अब कट करके तार तार हो गया है। गांव में जैसे वृद्धजन और चाचा लोगों से, बड़े पापा लोगों से, बड़े बाबूजी लोगों से जिस प्रकार से बच्चे डरा करते थे, लाज किया करते थे, शर्म किया करते थे, उनका सम्मान किया करते थे, अब वो चीज है ही नहीं गांव घर में। आखिर क्यों नहीं है, इसके बारे में जांच पड़ताल कौन करते हैं, तो ज्ञानेंद्र पति जी करते हैं। और यह देख करके उनका मन जो है वह खिन्न भिन्न है, दुखित है मन। आगे कहते हैं कि गांव के जीवन की पुरानी सहजता, मर्यादा, नैतिकता, सात्विकता, भोलापन और उल्लास अब सर्वथा जो है वो उपलब्ध है, अर्थात अब जो वो सादगी है वह गांव में दिखाई नहीं देती है। गांव के एक ही घर में नहीं अपितु सारे घरों में मर्यादा, सात्विकता, नैतिकता, निसर्गता और भोली प्रवृत्ति की ध्वल चांदनी खिली रहती थी। अब वह ध्वल चांदनी जो है वह दिखाई नहीं पड़ती, अर्थात गांव अब सूना हो गया है। जिस सुंदरता के लिए, जिस भाईचारे के लिए गांव जाना जाता था, वो अब गांव जो है उसके लिए नहीं जाना जाता है। घर के अंतपुर की चौखट पर टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद चिपकी रहती थी और वह बड़े बुजुर्गों के लिए एक सीमा थी। बड़े बुजुर्ग उसको पार करने से पहले खांस दिया करते थे, बिना नाम लिए पुकार दिया करते थे, तो घर के भीतर आने के लिए बुजुर्गों को उस सीमा पर ठहर करके खांसना पड़ता था, अपनी खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी। खड़ाऊ की खटक अंतःपुर की बहुओं के लिए खबरदार करने वाली थी। गई उस अंतःपुर की चौखट पर हमेशा से मर्यादा का एक पर्दा जो है वह झूलता रहता था। जो अब उस चौखट पर मर्यादा का पर्दा पहले झूला करता था, अब वह पर्दा जो है वह झूलता नहीं है, अर्थात अब कोई आने से पहले घर में खांसता नहीं है। ये मर्यादा जो है वो गांव से चली गई है। इसके विषय में कौन बताते हैं, ज्ञानेंद्र पति जी बताते हैं। आगे कहते हैं कि जो अदृश्य होकर के भी दृश्य था, उसी अदृश्य पर्दे के पार से किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था। घर के किसी बुजुर्ग को गांव के घर के उस चौखट के बगल में गेरू से लिपी गई भीत पर दूध से डूबे हुए अंगूठे के छाप होते थे। जो ग्वाले दादा आते थे दूध देने के लिए, वो दूध का छाप जो है वह लिपे हुए दीवार पर एक टिक लगा दिया करते थे। महीने के अंत में उसे गिना जाता था कि कितने दिन जो है उन्होंने, ग्वाले दादा ने कितने दिन जो है वह दूध दिया है, और अंत में उसका हिसाब लगता था। तो अंगूठे के छाप होते थे। कवि कहते हैं कि गांव का घर अपना गांव खो चुका है, अर्थात गांव के घर ग्रामीण संस्कृति के उल्लास और सहज निश्चल आचरण खो चुके हैं। पंचायती राज में पंच परमेश्वर की महत्ता समाप्त हो रही है। गांव में बिजली बत्ती जो है वह आ गई है, गांव में बिजली बत्ती आ गई है, पर वह केवल कागजों में आई हुई है। भारत के ग्रामीण विकास को चिन्हित करने के लिए कि भारत के जो ग्रामीण परिवेश है वह भी अब विकसित हो गए हैं, वहां पर भी बिजली पहुंच गई है, केवल कागजों में ही वहां पर बिजली आई हुई है। गांव में चंचल गामिनी बिजली क्या आई, बिटौआ की शादी में दहेज का एक आइटम टीवी के रूप में बढ़ गया। जैसे ही गांव में बिजली आ गई तो जो बेटा है उसके दहेज में एक आइटम बढ़ गया कि अब तो जो है वो बिजली आ गई है तो हमें टीवी भी चाहिए दहेज में। तो गांव के लोग अब लोभी हो गए हैं, और वो क्या करते हैं, तो एक आइटम को बढ़ा देते हैं, टीवी के रूप में जो है वह दहेज बढ़ गया है, यानी दहेज में एक और आइटम टीवी बढ़ गया है। बिजली आने पर लालटेनों का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ा है। खंडित शीशे वाली लालटेनें गांव के घर की ताकों पर यानी तख्त पर जो है वो मोटे कागज से अपनी लाज की सुरक्षा करती हुई रात भर उजाले से अधिक अंधेरा उगलती रहती है और घर वालों को अंधेरे में रहने का साथ देती रहती है।
जबकि शहरों में चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा का मदहोश करने वाला संगीत जो है वह चलता रहता है। बंद कमरों में जो ऑर्केस्ट्रा का गीत है जो मदहोश कर देता है वो चलता रहता है। उस संगीत की आवाज गांव तक नहीं आती है। जो शहरों में ऑर्केस्ट्रा की संगीत की धुन जो है वह चल रही है, वह धुन अब गांव तक जो है वह नहीं आती है और लोग उसी में मदमस्त रहते हैं, मदहोश रहते हैं। आवाज की रोशनी यानी आधुनिकता का बोध और रोशनी की आवाज यानी बौद्धिक जागरण, इन दोनों से भारत के गांव अछूते हो गए हैं। लोकगीत आज गांव से जो है वह लुप्त हो गए हैं। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो कि 2015 में ही पूछे गए हैं, लेकिन वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि उत्सव का क्या तात्पर्य है। उत्सव का क्या तात्पर्य है? तो उत्सव का तात्पर्य है किसी विशेष अवसर पर आनंद मनाना। हार जीत कविता के विषय में बताया गया है, जहां पर आम जनमानस जो है वह क्या कर रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं कि हम जीत करके आए हैं। तो हार जीत कविता में शासक वर्ग के साथ सारा शहर जो है वह उत्सव मना रहा है। राजा की ओर से जो है वह उत्सव मनवाया जा रहा है। उत्सव का आधार है कि सेना की विजय हो चुकी है, सभी जनमानस जो है वह उत्सव मनाए, सभी जनमानस जो है वह सेलिब्रेशन करे, उत्सव मनाए, क्योंकि हम लोग जीत करके आए हुए हैं। यह निश्चित जीत नहीं है कि विजय किस पक्ष की हुई है, यह निश्चित नहीं है कि जीत किसकी हुई है, क्या अपने पक्ष की हुई है या दूसरे पक्ष की हुई है, विपक्षी पक्ष की हुई है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में दूसरा जो है वो प्रश्न है बच्चों कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? क्यों सींचा जा रहा है? क्योंकि विजय उत्सव मनाने के लिए सड़कों को सींच करके साफ किया जा रहा है। सेना जीत करके आ रही है, सेना जीत करके आ रही है। युद्ध पर लाम लेने गई जो सेना है वह जीत करके आ रही है और राजा ने ऐलान करवा दिया है कि हम जीत करके आ रहे हैं, उत्सव की तैयारी करो। और जो सड़क है वह सींची जा रही है कि जब उत्सव होगा तो साफ सुथरा रहेगा सड़क और बिल्कुल जो है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। सड़क को सींच दिया जाएगा तो कितना भी लोग उस पर चलेंगे, उत्सव मनाएंगे, धूल गर्दा नहीं उड़ेगा। तो विजय उत्सव मनाने के लिए सड़कों को सींचकर साफ किया जा रहा है। विजय जुलूस निकलेगा, किसी पर धूल उड़ करके न पड़े, इसलिए जो है वह सड़क को सींचा जा रहा है, राजा पर धूल न पड़े। वैसे यह पूरा उत्सव जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मनाया जा रहा है, क्योंकि यह निश्चित ही नहीं है कि जीत किसकी हुई है। नेक्स्ट ग नंबर है कि कड़बक के कवि की सोच क्या है। कड़बक के कवि की सोच क्या है? तो कड़बक के कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी है। कवि के अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप ही होती है। जायसी के अनुसार कविता को उन्होंने रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविता को जो है वो रक्त की लेई लगा करके जोड़ा है। इसमें गाढ़ी प्रीति का नयन जल जो है वह डूबा हुआ है। फूल झड़ करके नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। एक दिन कवि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे एक दिन कवि जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उनकी लिखी हुई यह कविता अमर रहेगी। यही कवि की सोच है। यही कवि की सोच है कि उन्होंने जो उत्कृष्ट सोच के साथ इस कविता को लिखा है, कड़बक कविता को, अगर उनकी मृत्यु भी हो जाएगी तो उनकी यह रचना जो है वह हमेशा अमर रहेगी। वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, पर उनकी रचना जो है वह अमर रहेगी, क्योंकि उन्होंने रक्त की गाढ़ी प्रीति जो है वह उसमें लेई की तरह डूबो करके और उस कविता को लिखी है। अगला जो है वो प्रश्न है कि गांव का घर कविता में कवि किस घर की बात कर रहे हैं। तो गांव का घर शीर्षक कविता में जो रचनाकार ज्ञानेंद्रपति जी हैं, गांव के घर में कवि पूर्व में निवास किए गए अपने गांव के घर का वर्णन करते हैं। लेकिन अब तो वह शहर में रहते हैं, उन्हें शहरी संस्कृति नकली एवं कृत्रिम लगती है। ज्ञानेंद्रपति जी कहाँ रहते हैं? तो शहर में रहते हैं और शहरी संस्कृति जो है वह उन्हें कृत्रिम लगती है, बनावटी लगती है, नकली लगती है। गांव अपना गांवपन छोड़ चुका है, उन पर शहरों की जो है वह छाया पड़ रही है। गांव अब दूषित हो चुके हैं, क्योंकि गांव में लोग जो है वह निष्पक्ष नहीं रहते हैं, निष्पक्ष नहीं रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव से नहीं रहते हैं। इस वजह से गांव जो है अब उन्हें खराब लगता है, दूषित लगता है। मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे? तो हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन माधव मुक्तिबोध 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए थे। इंदौर के होलकर कॉलेज में बीए से जो है वो परीक्षा जब उन्होंने दिया था बीए का, तो उस समय जो है वो असफल हो गए थे। कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है। तो हिंदी के प्रगतिशील कवि जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप जो है वह एक जैसी ही होती है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है।
प्रत्येक जो पत्नी है अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका जो है वो क्या अर्थ है, तो इसका जो है वो हम लोगों को व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत सार गर्भित वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से जो है वह लिया गया है और इसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कृषि सभ्यता के आगमन के साथ ही, कब, तो कृषि सभ्यता के आगमन के साथ ही स्त्री पुरुष के गुणों का बंटवारा हो गया। पुरुष का समाज में वर्चस्व स्थापित होने लगा। उसने नारी को कोमल गुणों की पुत्रलिका जो है वह बनाई और उसके भीतर इन गुणों के लिए एक मोह पैदा कर दिया। वह अपने पुरुष अर्थात पति को सहारा देने वाले के रूप में समझने लगी, जैसे कोई वृक्ष लता को सहारा देता है। अर्थात ये जो प्रस्तुत पंक्ति है वह हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक से तो ली गई है, जिसके रचयिता जो है वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जैसे ही कृषि का विकास हुआ, मानव के इतिहास में कृषि का विकास होने के पश्चात हुआ ये कि पुरुष ने जो है अपने आप को बाहर के कामों में लगा लिया और महिलाओं को गृह कार्यों में व्यस्त कर दिया। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो मातृ प्रेम को जो है वह पुरुष ने उसके अंदर भर दिया और इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वह करुणा दया को लेकर के जो है वो अपने अंदर संचित करके कमजोर होने लगी और अपने आप को जो है वह पुरुषार्थ को दिखाने के लिए पुरुष ने अपने बाहर के वातावरण को चुन लिया। इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया गया है कि नारी को कोमल गुणों की पुत्रलिका बनाई गई और उसके भीतर इन गुणों के लिए एक मोह पैदा कर दिया गया। वह अपने पुरुष अर्थात पति को सहारा देने वाले के रूप में सोचने लगी, जैसे कोई वृक्ष लता को सहारा देता है, वैसे ही वे सोचने लगे कि एक पुरुष एक स्त्री को सहारा देता है, अर्थात स्त्रियां कमजोर होती। इस पंक्ति का यही जो है वह आशय है बच्चों। ये भी प्रश्न जो है वो आया हुआ है 2015 में। अब कुछ प्रश्न आया है सप्रसंग व्याख्या करने के उद्देश्य से। तो सप्रसंग व्याख्या करने वाले जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो प्रश्न है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा हूँ। अब ये जो पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति जो है वह तुमुल कोलाहल कलह से जो है वह लिया गया है, जिसके रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कविता तुमुल कोलाहल से जो है वह ली गई है, उद्धृत है। ये पंक्तियां कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कामायनी महाकाव्य से ये पंक्तियां जो है वह ली गई हैं और कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। आत्मगान प्रस्तुत करती है इस गान में श्रद्धा, जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध जो है वह प्राप्त होता है। आत्मबोध प्राप्त होता है श्रद्धा के द्वारा, यानी अपने आप को जो है वह समझ पाती है, आत्मबोध उसे होता है। साथ ही साथ उसकी बुद्धि जो है वह आस्तिक है और विनम्र स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गायन हो जाता है। मानव जीवन झुलसा जाता है, सांसारिक आग से पलायन करने का कोई उपाय नहीं है। श्रद्धा जो नायिका है वह कहती है कि वह सुख की आंचल है, वह झुलसे आदमी को फूल की तरह जो है वह खिला देती है। अगला जो प्रश्न है वह है कि चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है और यह पंक्तियां कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य नायिका जो श्रद्धा है वो स्वयं कामायनी है। आत्मज्ञान वह प्रस्तुत करती है और इस ज्ञान में श्रद्धा जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि है वो कहती है कि जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त हो पाता है। विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में वह कहती है कि अपना परिचय देते हुए बतलाती है कि जो अपने सत्ता सार का व्याख्यान कर रही है वो बतलाती है कि प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है कि श्रद्धा जो है वह तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में हृदय की बात है। श्रद्धा जो है वह तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में केवल और केवल हृदय की बात है। अर्थात कितना भी तूफानी माहौल हो, कितना भी कोलाहलपूर्ण माहौल हो, सदैव हमें अपने हृदय की बात को जो है वह सुनना चाहिए। वह हृदय की सच्ची पथ प्रदर्शिका है। व्याकुल मन थक करके चंचल हो जाता है, मन चेतना शून्य हो सकता है, मन नींद में आ जाता है। ऐसे दुखपूर्ण समय में वह चंदन के सुगंध से सुवसित हवा बन करके आनंद प्रदान करती है। वह मन को संतावना सुख देती है।
नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो यह जो पंक्ति है वह कहाँ से ली गई है भाई? तो यह जो पंक्ति है वह हमारी पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है, और इसका अर्थ जो है वो डायरेक्ट सुनिएगा क्या है कि आदमी यथार्थ को जीता रहता है, अनेक घटनाएं उसके सामने से गुजरती रहती हैं, नहीं चाहने पर भी जीना ही पड़ता है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन अध्याय से ये लिया गया है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जितने भी रचनाकार हैं वह यथार्थ को रचते भी रहते हैं, साधारण आदमी भी रचता बनाता बिगाड़ता रहता है, और रचनाकार भी रचता बनाता और बिगाड़ता रहता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया कि आदमी यथार्थ को रचता भी नहीं है बल्कि यथार्थ को जीता ही नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता भी है। सिंपल सी चीज है बच्चों कि जब कभी भी अगर व्यक्ति जैसा यथार्थ को वह चाहता है वैसे ही वो उसे रचता है, जीवन में वो जो चाहता है वो वही करता है। और फिर अंत में क्या रह जाता है? तो अंत में रह जाता है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। जीवन ये सुख दुख का आना और जाना है, रह जाती निशानी है और लबों पे कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, और यही जीवन बन जाता है। तो आदमी यथार्थ को रचता ही नहीं है बल्कि यथार्थ को जीता भी है, या आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता भी है। अगला प्रश्न है कि आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। यह जो है वह तिरिच से लिया गया पंक्ति है। तो प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक कहानीकार उदय प्रकाश रचित जादुई कहानी तिरिच से ली गई है। तिरिच आधुनिक त्रासदी की दर्द भरी दास्तान है। जंगलों में पाए जाने वाले तिरिच में 100 नाग का जो है वह जहर होता है। गोल मोल दौड़ करके भागने वाले को वह नहीं काट पाता। आदमी भागता है तो जमीन पर अपने पैरों के निशान तक उसे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि हर निशान के साथ वहां की धूल में आदमी अपनी गंध छोड़ देता है और तिरिच उसे सूंघता हुआ मनुष्य को जो है वो लखेद लेता है और उसे काट लेता है। लखेद लेता है, रदीदता नहीं है बल्कि क्या है, लखेद लेता है और उसे काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और बच्चों इस तरीके से 2015 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हिंदी में, उन सभी प्रश्नों को इस एक वीडियो में हमने शूट किया है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये जो श्रृंखला है प्रश्नों की ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बेहतरीन ढंग से आप समझ पाए होंगे। आपके आगामी परीक्षा में बेहतरीन अंक अर्जित करने की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को जो है वो हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।